प्रारूप क्या आता है उसको देख लीजिए। विरोध तो करना लिखा हुआ, आप विरोधी दल में हैं तो विरोध करते रहिए ना भाई, कौन मना करता है आपको। तो संविधान को भी बदलने की ये साजिश है, परंपरा है, और आप चाहते हैं कि संविधान, नया संविधान बनाया जाए, संविधान को समाप्त कर दे, इसी दिशा में आप काम कर रहे हैं। आगे ये तो आप रात में करते हैं सारी चीज, आपका सारा चीज जो योजना वो रात में ही होता है, नोटबंदी हो चाहे जो भी हो, वो रात में ही डिसीजन होता है आपका। तो ऐसे ही रात में एक दिन डिसीजन हो जाएगा, सुबह में हम लोग पढ़ लेंगे आपके माध्यम से। अभी हमारे मित्र ने कहा कि भाजपा का काम है रात के अंधेरे में कर लेना। मैं अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी तो आधी रात में लगाई थी। और इस विकट परिस्थिति में इतना अच्छा अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश में जो है सो लगभग संतुष्ट नहीं है नागरिक महंगाई के मार से, उस समय में अगर इतनी बड़ी आबादी को इस हिसाब से सहूलियतें दी गई और मैनेजमेंट किया गया, तो उसका भी आप जो है सो अच्छाई उसको नरेंद्र मोदी साहब को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के लिए दो अच्छा शब्द नहीं कह सकते तो यह माना जाएगा कि आपकी दिल के गहराई में उसके प्रति जो नफरत है, हाँ, वो जो है सो इनह्यूमन कहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और हम उपस्थित हैं समाहरणालय स्थित मुख्तार खाना में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक, ये भाजपा प्रवक्ता भी हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौतम वर्मा जी भी हैं, और ये हैं डीएसए के अध्यक्ष भी हैं साथ साथ। तो आइए इन लोगों से बात करेंगे और बात उन मुद्दों पर करेंगे जो अभी हमारे देश में बहुत चर्चित है। जब भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा ये बात उठाया गया, यूसीसी का मुद्दा उठाया गया, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्या सर ये सही है ना? ज़रा इसके विषय में बताएं क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बतलाना चाहूँगा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य हमारे कौन थे, जिन्होंने जनसंघ को बनाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया है, सबको जानते हैं, और नारा भी लगता है जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो कैसे उनका बलिदान हुआ, किस बात के लेके हुआ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, एक देश में एक विधान चलेगा, एक देश में एक कानून ही चलेगा, एक निशान ही चलेगा और एक ही प्रधान चलेगा। लेकिन कश्मीर एक ऐसा प्रांत था, प्रदेश था, राज्य था, जिसमें जो है दो विधान था और दो प्रधान भी था और दो निशान भी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, जनसंघ के जो संस्थापक थे। और आज वही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि नरेंद्र मोदी आज नई बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा वही नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और सब लोगों ने कहा कि अगर ऐसा कश्मीर से कर दिया गया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन आपने देखा कि कश्मीर से ये दो विधान वाला काम खत्म हुआ, दो निशान वाला काम खत्म हुआ, दो प्रधान वाला काम खत्म हुआ। अब फिर भी वहाँ पर कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, कोई अशांति नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ। तो आज हम कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा एक उदाहरण है जो इस बात को साबित करता है कि देश की जनता चाहती है कि एक समान नागरिक कानून संहिता बने, सारे देश के लोगों को एक समान कानून के अंतर्गत आना होगा, वो आवेंगे, सब कोई उसको मानेंगे। अभी हम सुन रहे थे कि जो लड़कियां हैं उसकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, तो उसके लिए एक कानून बन जाएगा। मान लीजिए कि 21 वर्ष निर्धारित हो गया, तो 21 वर्ष में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई सिख, क्या ईसाई, सबकी लड़कियों की शादी होगी। इस प्रकार से लड़कियों का भविष्य बनेगा, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए यह कानून मेरी नज़र से कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है। और एक सुनने को मिला कि जो सबके धर्म ग्रंथों में है अलग अलग संपत्ति का हिसाब किताब, कि इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा। इस कानून के जरिए क्या स्त्री क्या पुरुष
सबको समान रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें हमको कौन सा खराब बात नजर आता है भाई? हमको तो समझ में नहीं आता है। इसी तरह से पहले आने दीजिए प्रारूप क्या आता है उसको देख लीजिए। विरोध तो करना लिखा हुआ, आप विरोधी दल में हैं तो विरोध करते रहिए ना भाई, कौन मना करता है आपको? लेकिन पहले देख लीजिए कि क्या कानून आता है, उसके बाद विरोध करना है विरोध कीजिए, स्वागत करना है स्वागत कीजिए। तो इस प्रकार जो है आपने अभी अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक से आपने बातें सुनी। सर अभी जो है ये हम गौतम सर से जानेंगे कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है, क्या अभी तक आप लोग इसके प्रारूप के विषय में जानते हैं? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो जनता के सामने इस बात को लाना चाहिए और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके उनको विचार लेना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो रात में ही सारा काम करते हैं, वो तो नज़र पड़ ही रहा है। दूसरी बात, जहां हमारे सीनियर ने एक बात बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का काम किया था। उनकी सोच थी कि सारे लोगों को जोड़ना चाहिए मंत्रिमंडल में। उन्होंने पार्टी नहीं देखा, इनको भी बनाने का काम किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मंत्री बनाने का काम किया। ये दोनों कोई कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे, लेकिन बनाने का काम किया। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी में होने के बाद ये गए थे बाद। मैं ये आ रहा हूँ जी ने, ये कांग्रेस में मंत्री जनसंघ की स्थापना उसके बाद वो अलग बात है। ये मंत्रिमंडल में, पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे ऑलरेडी नेहरू जी के साथ। ये बात तो कहीं छिपाया नहीं जा सकता है इसको, ये तथ्य है, ये सत्य है। हमारा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक माहौल तैयार कीजिए, आपसी सामंजस्य स्थापित कीजिए। सभी पार्टी, सभी राजनीतिक सामाजिक लोगों को बुला करके बैठक करना चाहिए था। उसके बाद कोई निर्णय लीजिए आप कि भाई समाज इस कानून के पक्ष में है कि नहीं है। पहले इसकी तो ये बात सब सुनिए। वही कानून ना बना दीजिए जिससे समाज में अराजकता फैल जाए, जिससे समाज में जो है आपसी प्रेम भाईचारा समाप्त हो जाए। तो ये काम करने का काम जो आप कर रहे हैं, ये एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। ये इस मामले में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी इस मामले में मैं थोड़ा देना चाहूँगा कि ऐसा ही किया गया है। सबके विचार जो है उनसे पूछे गए हैं, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। इसमें से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपना, कुछ पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपना जो है सहमति भी, सशर्त सहमति उसमें प्रदान किया है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने अपनी सहमति सशर्त जो है इसमें दी है कि ये आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसका विरोध भी नहीं तो कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीज़ है, इसको तो पहले जनता के बीच में आप लाइए। वही चीज़ तो आप नहीं ला रहे हैं और आप कानून बनाने जा रहे हैं। भाई, जनता को पता ही नहीं है कि कौन सा कानून है, इससे क्या नुकसान और फायदा होगा। पहले ये बात तो सामने में लाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए जा रहे हैं तो और जो कानून बना हुआ है उस सारे कानून को समाप्त कर देना चाहते हैं आप पूर्व से। नहीं, एक तो है कि ये सबको समान रूप से देखने के लिए अपने देश के नागरिक को जो है सबको समान अधिकार मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, तो ये सब तो अच्छी बातें हैं। देखिए, हमारे संविधान में ये प्रावधान है। संविधान जब बना तो संविधान में ही सारे प्रावधानों को दिया गया है। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, सारा चीज़ संविधान में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो संविधान को भी बदलने की ये साजिश है, परंपरा है और आप चाहते हैं कि संविधान, नया संविधान बनाया जाए, संविधान को समाप्त कर दे। इसी दिशा में आप काम कर रहे हैं। आइए, इसी से संबंधित एक सवाल है, हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं आशुतोष झा जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस यूसीसी के बारे में? देखिए, बड़ा सुंदर बात कहा गया है। एक घर में दो प्रकार का आचरण या कानून नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी का द्योतक है। किसी भी देश में आप चले जाइए, हम लोग अपना पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते हैं तो बड़ा हृदय से तकलीफ होती है। हाँ, दिस लॉ अप्लाइज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। भाई, ये क्यों बात हुआ? जब से 370 हटाई, एक्सेप्ट वाली बात तो गई। ठीक उसी तरह ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा भारत है। भारत में हम एक परिवार की तरह रहते हैं।
और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम जैसे बात पर विश्वास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने को सिटीजन के साथ किसी प्रकार का अनाचार करें या असंभव बात है। ऐसी परिस्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही यथोचित है और ये बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए। इसमें एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की भावना है यह बिल्कुल दूर होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के 6 महीने के अंदर सभी नागरिकों को स्पष्ट पता चल जाएगा, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी का हो, उसको पता चल जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। वो इसीलिए क्योंकि सबके साथ समान आचरण, समान व्यवहार और समान कानून लागू होने लगेगा और सबको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ये कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण पर चलते हैं और अभी जो शासन में है वो संतुष्टीकरण की पॉलिसी पर चलते हैं और इससे भारत के नागरिकों में संतुष्टीकरण जागृत होगी। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष झा, वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आखिरकार ये यूसीसी जो है ये धर्म के आधार पर जो भेद किया जाता है या विभेद है कानून के जो एप्लीकेशन में है लोगों के बीच, मेरे ख्याल से वही उसी को समाप्त करने के लिए, उसमें समानता लाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए रुक करके क्या चीज़ आ रहा है। शुरू में हम लोगों ने देखा जब नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाया, हलाला और तलाक को हटाया, तो उसका पुरजोर विरोध हुआ था। किंतु आज क्या हो रहा है? आज मुस्लिम महिलाएं खुल करके मोदी जी के पक्ष में बोल रही हैं और मोदी जी की जय जयकार कर रही हैं, क्योंकि उनको उस हलाला कानून का कष्ट से छुटकारा मिला, तलाक की कुप्रथा से छुटकारा मिला। और यही सब चीज़ करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि एक कानून बनेगा तो एक, जैसे हिंदू में एक विवाह होता है, मुस्लिम में भी एक विवाह होगा। तो धार्मिक आधार पर जो है किसी को, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है इसका विरोध किया है, तो धर्म के आधार पर जो है कानून में भेद नहीं होगा, ये इसका ये अर्थ होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हलाला हमने ख़त्म किया, हमने जो है 3 तलाक ख़त्म किया, जिसका फ़ायदा आपकी पार्टी तो नहीं उठा पाई। पार्टी को फायदा तो नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होता है। ऐसे कैसे कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता? आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत से जीता है योगी जी। मैं कल टीवी देख रहा था कि योगी जी ने गरीब से गरीब लोगों के लिए जो है मकान बना करके दिया है। ऐसा मकान बना के दिया जो सपने में भी वो लोग नहीं सोच सकते थे। बहुत सी मुस्लिम महिलाओं को भी हमने टीवी पर देखा कि वो योगी और मोदी की तारीफ़ कर रहे थे। तो ये क्या है? अगर ऐसा होता तो उसका विरोध करते, लेकिन सबों ने देखा कि नहीं, मोदी जी या योगी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो चलिए इस पर जो है एक आखिरी जो शब्द है, आखिरी जो विचार है, वो हम गौतम वर्मा जी से ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में जो आज अघोषित आपातकाल जो है चल रहा है और जो भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल रहा है उसको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, तो लोग बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक तबका जो समाज में आज भी खुल करके बोलने को तैयार है कि आप हमें क्या कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, देश की जो मूलभूत समस्या आज है, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, उस पर कोई दिशा में कोई बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। केवल धर्म के नाम पर कैसे बांटा जाए समाज को, धर्म के नाम पर कैसे वोट लिया जाए, इसमें लोगों ने महारत हासिल प्राप्त कर लिया है और उसी में वो चल रहे हैं, उसी को मुद्दा बना के आगे चल रहे हैं। अच्छा सर, एक बात, फाइनल वर्ड, आप यूसीसी का विरोध करते हैं? यूसीसी का तो पूरा पढ़ा भी नहीं हूँ और सरकार ने भी यूसीसी के विषय में अपना स्पष्ट रुख नहीं रखा है। उनको रखना चाहिए, हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद पूरी बात इसमें उन्होंने तो धर्मगुरुओं, सभी पार्टियों से विचार, सब जनता से विचार मांगा। नहीं, कहीं नहीं मांगा। बैठक क्यों नहीं बुला रहे भाई? जो है सर्वदलीय बैठक बुला के तो पहले फैसला लीजिए। पहले तो आप बैठक बुला के इस पर फैसला ही नहीं रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं हो सकता है, ये बात भी है हो आगे। ये तो आप रात में करते हैं सारी चीज। आपका सारा चीज जो योजना वो रात में ही होता है, नोटबंदी हो चाहे जो भी हो, वो रात में ही डिसीजन होता है आपका। तो ऐसे ही रात में एक दिन डिसीजन हो जाएगा, सुबह में हम लोग पढ़ लेंगे आपके माध्यम से। सर, कितने ही रिसर्च बताए कि नोटबंदी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे ऐसी जो डिसीजन रहे हैं इस सरकार के, उससे काफ़ी फ़ायदा रहा है। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान भिखारी हो गया। सुनिए ना, इंडिया कौन मार खुशमाल हो गया है ना। आज जो बेरोजगारी चरम पर है, ये नोटबंदी इसका बहुत बड़ा कारण है।
सर हम 10वें स्थान से अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, जो हम 10वें स्थान से जो है 5वें स्थान पर पहुँच गए हैं। आगे इनका लक्ष्य तीसरा स्थान है अभी तत्काल, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी भूमिका थोड़े है इसमें, है अपनी सब बात कर लेते हैं। आप तो आते हैं, आप तो झूठ बोलने में महारत हासिल प्राप्त किए हैं भाई, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं। अभी अमित शाह जी जो लखीसराय गए, कहे कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है भारत की सरकार ने बना दिया। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि ये बिहार सरकार की पैसा से बना है, इसमें एक पैसा भी केंद्र सरकार का नहीं है। तो झूठ में तो आपका जोड़ा नहीं है भाई। सर बिहार सरकार का जो बजट है, लगभग मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता हूँ, लगभग 2 लाख करोड़ अभी वर्तमान में जो है 2 लाख करोड़ से अधिक का है, और जिसमें से बिहार सरकार सिर्फ 32,000 करोड़ जो है खर्च करती है। बाकी सारा खर्च जो है बिहार, जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार मोदी जी की, वही सरकार जो है खर्च वहन करती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी का अभाव है मित्र, चूँकि जो है विगत कई वर्षों से बिहार को जो है जो पैकेज मिलना चाहिए वो पैकेज में कमी हो गया है। विशेष राज्य का दर्जा तो आप दिए नहीं। जब साथ में रहते हैं आप तो तभी विशेष राज्य की कोई फिक्र नहीं होती है, जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज्य चाहिए होता है। विशेष राज्य का तो मेरा पुराना मांग है भाई, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए, दोनों आप देने में नाकाम हो गए। चूँकि आप बाइस्ड हैं, हमारे साथ रहिएगा तो हम देंगे, नहीं रहिएगा तो हम नहीं देंगे। तो आप तो जो है प्रदेश के साथ जो है आपका जो आपका व्यवहार है ना, एक प्रदेश दूसरे जिसमें आपकी सरकार है वहाँ आप सारा चीज़ दे रहे हैं, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ उपेक्षित आप कर रहे हैं उस प्रदेश को। तो ये जो आपका जो 2 तरह का मापदंड है, ये पूरा भारत देख रहा है। आने वाला समय इंतजार कीजिए, इसका परिणाम अच्छा होगा। अच्छा, तो इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ विचार सुन रहे हैं। हमारे साथ एक फाइनल वर्ड जो है हम आशु बाबू से भी ले लेते हैं। ये थोड़ा भाजपा समर्थक लग रहे हैं और इधर जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे श्री गौतम जी। तो आइए सर, क्या कहेंगे सर अभी इन आरोपों पे? देखिए, किसी भी नागरिक को कोई दल का समर्थक होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसी देश का है, उसी का है। विचारों का आप समर्थन करते हैं? समर्थन होना चाहिए इंसानियत का, सरकार के अच्छे नीति का, अच्छे कर्तव्यों का और नीति का यथोचित निष्पादन का। जो कार्य समुचित रूप से करे उस सरकार का समर्थन अवश्य करना चाहिए। ये निष्ठावान सरकार है, यह सत्यवादी सरकार है, यह अपने नीति को क्रियान्वित करने वाली सरकार है और मजबूती से क्रियान्वित करने वाली सरकार है। आप कहते हैं साहब विशेष राज्य का दर्जा, 2014 तक कहाँ आप किस कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिए? 2014 तक आपकी सरकार थी, 14 के बाद नरेंद्र मोदी साहब सरकार की आई, तो उस समय कौन कुंभकर्ण के नींद में आप सोए हुए थे जी? और 2014 तक जो अर्थव्यवस्था की 10वां से नीचे था, आज वो 5वें पायदान पर है और 2027 तक निश्चित रूप से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला होगा। और इस विकट परिस्थिति में इतना अच्छा अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश में जो है सो लगभग संतुष्ट नहीं है नागरिक महंगाई के मार से, उस समय में अगर इतनी बड़ी आबादी को इस हिसाब से सहूलियतें दी गई और मैनेजमेंट किया गया, तो उसका भी आप जो है सो अच्छाई उसको नरेंद्र मोदी साहब को देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना काल भी कंसीडर करें और उस कोरोना काल में जिसमें कि पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था, उसका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन तरीके से किया गया कि दुनिया भारत को फॉलो कर रही है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के लिए 2 अच्छा शब्द नहीं कह सकते, तो यह माना जाएगा कि आपकी दिल के गहराई में उसके प्रति जो नफरत है, हाँ, वो जो है सो इनह्यूमन कहा जाएगा, अमानवीय कहा जाएगा। इससे ज़्यादा क्या? भारत की इतना जनता जो है, 80% जनता जो उसके नाम से नाचने लगती है, वो पागल है क्या? उसका आत्मीय कनेक्शन है भारत के साथ, वह आत्मा से भारत की सेवा कर रहा है, इसीलिए लोग उसके पीछे है, नहीं तो कह रहे। तो ये थे आशु बाबू के विचार। आपने अलग अलग विचार सुने और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी एक स्थान पर बैठे हैं। आपने 3 अधिवक्ताओं की बात सुनी और तीनों ने अलग अलग जो है अपना अपना विचार रखा और सभी एक साथ ही रहते हैं, सभी एक साथ ही सारा कार्य करते हैं, भले कार्य अलग अलग हो लेकिन एक जगह पर ही रहते हैं। एक फाइनल सर वर्ड क्या कहेंगे आप इस यूसीसी के विषय में, और ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है?
अभी हमारे मित्र ने कहा कि भाजपा का काम है रात के अंधेरे में कर लेना। मैं अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी तो आधी रात में लगाई थी और जिसका भुगतना पड़ा पूरे देश को। देश के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता सब आपातकाल में जेल चले गए। आप जो इस तरह से स्वतंत्र विचार पूछ रहे हैं, आप लोगों की भी वही दशा थी, यानी पत्रकारों का भी, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, उसकी भी वही दशा थी। तो इसलिए ये कहना कि आप रात के अंधेरे में करते, मैं रात के अंधेरे में नहीं करता हूँ, ये गलत है। तो आपातकाल पे जो है हमारे श्री गौतम वर्मा जी का एक विचार जान लेते हैं अंततः। क्या सर, क्या कहेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी जी का, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो आयरन लेडी के रूप में अपने को विख्यात थी, उनका जो आपातकाल था वो एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। विपक्षी लोग देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी ने एक साहसिक कदम उठाया और इमरजेंसी लागू किया। जब उनको लगा कि नहीं, देश अब स्थिर हो रहा है, तो उन्होंने इमरजेंसी को समाप्त किया। और जो लोग थे जो देश को अस्थिर करना चाह रहे थे, साल भर भी चुनाव जीतने के बाद साल भर भी देश को नहीं चला सके। और पुनः देश की जनता ने, जब देश की जनता को ये लगा कि इंदिरा गांधी का इमरजेंसी सही था, तो पूर्ण बहुमत के साथ पुनः इंदिरा गांधी को स्थापित करने का काम इस देश की जनता ने किया था। इसलिए इंदिरा गांधी का बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी कदम था इमरजेंसी। तो इस प्रकार जो है आपने इस प्रकार के विचारों को सुना, अलग अलग विचारों को सुना, और इसी प्रकार जो है विभिन्न विचारों को स्वतंत्र रूप से सुनने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद।